आपसे पूछ रही हूँ। अजीज खान साहब आपके पास आ रही हूँ। चारू जी उसके बाद आपके पास जाऊंगी। अजीज खान साहब जरा बताइए, अब अगर ये वाली बात आ गई कि हिंदू वोट कंसोलिडेट होने लग जाए तो फिर क्या होगा? अगर जो बात कही जा रही है कि भाई सिर्फ मुसलमान वोट नहीं, क्योंकि जो अपील अगर वहां महाराष्ट्र में हो रही है उस वोट अपील का असर यहाँ यूपी में भी होगा, लेकिन अगर वही वोट कंसोलिडेशन दूसरी तरफ से होने लग जाए, क्योंकि यहां पर अब धर्माचार्य कह रहे हैं कि हिंदू भी अपना हित सोचकर वोट करें, मैं ये आदेश देता हूं, फिर क्या होगा? डॉक्टर खान। सुचेता जी, मैंने कहा इससे पहले इन्होंने तमाम नैरेटिव सेट किया, अब इन्होंने ये नैरेटिव सेट किया है कि मौलाना सज्जाद नौमानी ने इस तरीके का फतवा जारी किया है। उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा कि मेरा वीडियो जो वायरल हो रहा है ये टेम्पर्ड है, ये एआई से गढ़ा हुआ है। एक बात आपको बता दें, उसमें भी ये फेक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट या फतवा नहीं दिया, पहली बात। और एक बात आप समझिए, अभी संगीत रागी जी बोल रहे थे कि साहब हिंदू समाज एक हो जाए और हो जाना चाहिए, वरना कट जाएगा। मैं कह रहा हूं यूपी पीएससी के जो बच्चे ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आरओ के बच्चे, क्या हिंदू समाज के बच्चे नहीं रहे? किसान जो 750 किसान शहीद हो गया, वो लगातार मांग करता रहा, 1 साल बैठा रहा, अपने हितों की लड़ाई के लिए, अपने बाल बच्चों, अपने पीढ़ियों के लिए, अपने भविष्य के लिए लड़ता रहा। क्या वो हिंदू समाज से नहीं ताल्लुक रख रहा था? मोहित पांडे जिसकी कस्टोडियल डेथ हो गई इसी चिन्हट लखनऊ में, क्या वो हिंदू समाज से ताल्लुक नहीं रख रहा था लड़का? अमन गौतम जिसको जिस तरह पुलिस ने कस्टडी में लेकर के मारा, क्या वो हिंदू समाज से ताल्लुक नहीं रख रहा था? देखिए, इनके लिए ना हिंदू ना मुसलमान, इनके लिए सिर्फ राजनीति के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। ये किसी के नहीं है, ना ये हिंदू के हैं ना ये मुसलमान के हैं, सिर्फ ये राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन इस देश का हिंदू और मुसलमान हमेशा मुत्तहिद रहा है, एक रहा है, यूनाइट रहा है, हमेशा यूनाइट रहेगा। ये कितना भी मुद्दे को भटकाने की कोशिश करें, इनके भटकाने पे कोई भटकेगा नहीं। महंगाई, बेरोजगारी। अजीज खान साहब मुझे ये बड़ा अजीब लगता है, अजीज खान साहब मुझे ये बड़ा अजीब लगता है, आप ये कहते हैं कि इस देश का हिंदू मुसलमान एक है। मैं आपसे सहमत हूं। अगर मैं आप ये कहते हैं कि इस देश का हिंदू मुसलमान एक है, एक मिनट चारू जी, एक सेकंड। मैं अगर जब इस तरह की वोट अपील्स होती हैं, एक समुदाय से होती हैं और कहा जाता है कि आप सिर्फ इनके लिए वोट करिए, ये फतवे जारी होते हैं, तो इन फतवों को भी तो असंवैधानिक या फिर ये समाज के ताने बाने को तोड़ने वाले हैं, ये आप लोग नहीं कहते? क्या एक समुदाय को सीधे सीधे फतवा जारी करके कहा जा सकता है कि आप इस सरकार के लिए वोट करिए? ये सही है? तो मैंने वही कहा कि उसी हिसाब से फिर आप हिंदू समाज भी अगर यही करने लग जाएगा। चारू जी मुझे ऐसा लगता है एक है, सेफ है, बटेंगे कटेंगे। मैंने शुरू में कहा कि चुनाव, पूरी बात आपने सुनी नहीं लगता। हाँ, अच्छा कंप्लीट कर लीजिए 10 सेकंड में, फिर मैं चारू जी के पास जाऊंगा। आपने सुनी नहीं पूरी बात? नहीं, मैंने क्यों नहीं सुनी? मैंने बिल्कुल सुनी। 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। मैंने पहले ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि किसी तरीके का, ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा मैंने, प्लीज 10 सेकंड सुचेतर जी, कि किसी तरीके का कोई फतवा जारी नहीं किया गया है, किसी ने कोई फतवा जारी नहीं किया। बीजेपी सिर्फ वीडियो को टेम्पर्ड करके इस तरीके की बात को मनगढ़ंत तौर पे जारी कर रही है। कोई फतवा नहीं है, ना लिखित में है ना वीडियो में है। अच्छा। ये सिर्फ बीजेपी एक नैरेटिव सेट करना चाहती है और इस तरीके का माहौल पैदा करना चाहती है। कोई फतवा नहीं है, उनका बयान है भाई, देना हो। नहीं अजीज खान साहब, नो, उनका बयान है के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए, जिसको जहां वोट देना है वो दे। कोई फतवा जारी नहीं किया गया, ये फर्जी, ये फेक नैरेटिव। नहीं, एक मिनट, एक तो नोमानी जी का तो बयान है, दूसरी बात ऑल उलेमा काउंसिल ने बकायदा शर्तें जारी की हैं, उनके ऊपर भी चिट्ठी में दिया गया है। आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ है नहीं। चारू जी जरा बताइए। अब सीधे देखिए, अगर एक समाज एकजुट होकर वोट करने की बात करेगा तो दूसरी तरफ से भी हलचल होगी, ये स्वाभाविक है। चारू जी आप मुझे बताइए, इसका कुछ असर इस चुनाव पर होगा कि नहीं होगा? चारू जी देखिए, हाँ, किशोर जी को भी लीजिए। देखिए, पहली बात, विभाजन की बात विपक्ष करता है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। हम आज भी कह रहे हैं एक रहिए, यूनाइटेड रहिए, हम एकता की बात करते हैं। हम इनके जैसे लोग नहीं है कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने से इनकी दाल नहीं गली तो अब जातियों के नाम पर देश का विभाजन करने चल देंगे, क्योंकि इनकी तो सोच भी यही है और इनकी नीयत भी यही है। इनके नेता, इनके सहयोगी नेता वोट जिहाद की बात करते हैं, इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इनके नेता, इनके सहयोगी नेता कहते हैं 10 मिनट के लिए यहाँ से पुलिस हटा दीजिए, इनको उस बात से कोई
आपत्ति नहीं है। अच्छा, ये माँ और मराठी की क्या बात कर रहे हैं भाई? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, आपके नेता अगर नेत्री शाइना एनसी का अपमान करते हैं तो आपको माँ याद नहीं आती? आप मराठी की बात करते हैं, आप स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी की बात को पूरा का पूरा नकार देते हैं। आप जाकर जिसके खिलाफ उन्होंने पूरी जिंदगी आवाज उठाई, उनसे जाकर हाथ मिला लेते हैं और आज आप उनकी तरफदारी करते हैं। और शायद सपा के प्रवक्ता ने ये बात कही थी, भाई मैंने नहीं कहा छोटा पोपट, वो मेरी आवाज नहीं थी, वो मेरे शब्द नहीं थे, ये शब्द भी बाला साहेब ठाकरे के हैं। तो या तो आप उनके साथ हैं तो उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने की हिम्मत रखिए, और अगर आप उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल नहीं रहे तो काय को ढोंग करते हैं उनका फोटो अपने पीछे लगाकर? उनकी आत्मा तड़प रही होगी आपका ड्रामा देखकर, आपका तमाशा देखकर। देखिए, आज महाराष्ट्र में विकास हो रहा है, और अब मैं वापस फैक्ट्स पे बात कर रही हूं क्योंकि यहाँ वहां की कंपनीज की बात कर रहे थे। हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में कहीं आता है तो वो महाराष्ट्र में आता है, और अब आने लग गया है क्योंकि हमने एक सशक्त सरकार दी है। 52% एफडीआई महाराष्ट्र में आता है। जिन कंपनीज के छोड़ के जाने की ये बात कर रहे थे वो उद्धव जी के रेजिम में हुई थी। क्यों? क्योंकि उद्धव जी एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं दे पाए थे। हर दिन एक नया तमाशा, हर दिन एक नया धरना। अरे आपने मेट्रो शेड तक तो बनने नहीं दिया। तो आज आप जिस धारावी का भी एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं, पहली बात उसके लिए टेंडर खुला था, दूसरी बात वो भी उद्धव सरकार में हुआ था, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर डेवलपमेंट की बात होती है, अगर एक गरीब को सर के ऊपर पक्की छत, एक अच्छा फ्लैट मिलने की बात होती है, तो आपको इन सब चीजों से परेशानी आज भी हो जाती है। मुझे तो आप लोगों की पॉलिसी नहीं समझ में आती। आखिरी बात, अभी ये कह रहे थे ये जीतने जा रहे हैं, जिस तरीके से ये हरियाणा में जीते, चारू जी, यहाँ किशोर जी बैठे हुए हरियाणा तो हम जीत गए, तो भाई इसी तरीके की मॉरल विक्ट्री आपने 24 लोकसभा जीता, ऐसी आपने हरियाणा जीता, तो इस तरीके की मॉरल विक्ट्री आपको महाराष्ट्र में। किशोर जी बैठे हुए हैं, आपकी सोच। अब उद्धव ठाकरे जब कहते हैं कि भाई उनका घर, उनका तो हिंदुत्व घर जलाने वाला है, मेरा घर बनाने वाला है, तो इस तरह की बयानबाजी हो रही है। देखिए, मैं सच कहूं तो इस चुनाव में इन बयानों और नारों के अलावा हमने सुना कुछ नहीं है ज्यादा। इन चुनावों में यही हुआ है, और अगर वोटर इन नारों से और इन बयानों से प्रभावित होकर वोट डाल रहा है तो वो सोच क्या रहा है, ये भी समझने की जरूरत है। किशोर जी, आपको लग रहा है आपने शुरू में ही डिसमिस कर दिए ये नारे, लेकिन यहां अजय वर्मा जी कह रहे हैं कि 180 से 190 सीटों से महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की सरकार बन रही है। आपका कुछ आंकलन है? आप लोगों की भी तो मीटिंग्स होती है, इंटरनल सर्वेज होते हैं, क्या लग रहा है? मैं तो यवतमाल जिले में हूँ और मैं प्रचार में बिजी हूँ। तुम्हारे प्यार से मैं आया हूँ यहाँ। एक बात मैं बताता हूँ सुचेता जी कि जो बीजेपी की पीच है, हिंदू मुसलमान क्या बोलते, वो बटेंगे कटेंगे। अब मैं हमारे रागी जी को बताना चाहता हूँ कि संगीत जी की क्या है, कैसा मजाक उठता है। क्रिकेट के अंदर बच्चे क्या बोलने लगे, फुल टॉस डालोगे तो छक्के पड़ेंगे। अब मजाक कैसा है, फुल टॉस डालेंगे तो छक्के पड़ेंगे। रात को बच्चा बार बार पानी पीता है तो मम्मी बोलती है ज्यादा पानी पियोगे तो ज्यादा पेशाब करोगे। अरे क्या मजाक हो गया भाई। दूसरी एक मेरी बात मैं बताता हूं, आपने पिच बनाई, उसमें जो खेल रहा है वो खेलते रहे, बोलते रहे, लेकिन एक बात मैं बताता हूं, महाराष्ट्र की जनता इस पिच पे खेल नहीं रही है। महाराष्ट्र की जनता उनके मुद्दों पर बात कर रही है जो चुनाव में रिफ्लेक्ट होगा, मैं बता रहा हूं। और चारू प्रज्ञा ने जो कहा कि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट उद्धव जी थे तब गए। अरे मैं बोलता हूं कि अनपढ़ लोगों को मत बुलाया करो, कम से कम जिसको मालूम है उसको बुलाया करो। एयरबस का प्रोजेक्ट नागपुर से अभी शिफ्ट हुआ है, वेदांता का प्रोजेक्ट हमसे वो उन्होंने डील कर ली, उसके बाद शिफ्ट हुआ। और दूसरी बात इन्होंने कही, अब मुझे बताइए, मुझे अजय वर्मा की उस बात से बहुत बुरा लगा। दिखाइए भाई। उन्होंने बोला कि अडानी को 1500 एकड़ जमीन दे दिए। मैं बताऊं तुमको, धारावी से लेके पनवेल तक सारी जमीन, सारा खारपान पट्टा, वहां पे 6.5 लाख हेक्टेयर जमीन, और बंबई के महाराष्ट्र के सारे बंदरगाह, सारे एयरपोर्ट गौतम अडानी को दिए। मैं बता रहा हूं, गौतम अडानी पे हमारे जो आरोप है, तो मैं बता रहा हूं कि उसमें तथ्य है।
उसमें तथ्य, ये नेरेटिव हमने लोगों को बताया है। और मैं चाहूंगा चारू प्रज्ञा, तुम्हारी पार्टी को अच्छे सीटें मिले, आप जीत जाओ, लेकिन जो काम आपने किया महाराष्ट्र में, मेरी पार्टी तोड़ डाली। फिर वो तस्वीरें भी दिखाते हैं ना किशोर जी, वो तस्वीरें भी जारी की जाती है। और ऐसा नहीं है, कांग्रेस की नई सरकार है ना, जवाब दे रहा हूं, जब वहां तेलंगाना में वो भी कर रहे हैं अलायंस, ऐसा तो नहीं है। अगर इन्हें सिर्फ बीजेपी ही एक तरह से प्रमोट कर रही है, क्योंकि यही आरोप आप लगाते हैं, तो बाकी लोग क्यों करने में लगे हैं? बाकियों को तो हाथ पीछे खींचना चाहिए।